नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2000 पदों पर पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, तो फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन सी गलतियां आपको फॉर्म भरते समय नहीं करनी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है UK SSC, और सबसे पहले जो वेबसाइट आपको मिलेगी ssc.uk.gov.in की वेबसाइट में आपको चले जाना है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखना है जिसमें कि लिखा हुआ आ रहा होगा कि आवेदन क्लिक करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि पदनाम आरक्षी पुलिस पुरुष तथा आरक्षी PAC, और जो आपका उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों का ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरने के लिए देखिए अभी 2000 पदों में ये नोटिफिकेशन निकला है। 19 दिन का समय और बचा है फॉर्म भरने के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की 29 नवंबर तक आपको मिलेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने हैं। सबसे पहले आपको जो फ़ोटो का साइज़ वगैरह रखना है अपने पास, वो 150 बाई 100 जो है आपकी पिक्सल होने चाहिए फ़ोटो के, फोटोग्राफ के। और आपकी जो इमेज होगी, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, फोटो के लिए जो है 150 बाई 200 मांगा गया और सिग्नेचर के लिए 150 बाई 100 मांगा गया है। तो ये रिसाइज कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी गलती आपको फॉर्म भरते समय नहीं करनी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपने होमगार्ड में 3 वर्ष की सेवा दी है, अगर दी है तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना पूरा पिता का नाम, माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ का काफ़ी लोगों को डाउट है कि कब से काउंट होगी। तो आपकी जो एज की काउंटिंग रहेगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो इसमें दी गई है यहाँ पे आप लोग डाल के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जेंडर आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे अनमैरिड, मैरिड अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके साथ ही जेंडर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको भारत की राष्ट्रीयता लिख देनी है, इंडियन। और ये सारी चीज़ें पढ़ के आप नीचे को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए काफ़ी लोगों को डाउट था कि हमारा उत्तराखंड जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको यस कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका नहीं है रजिस्ट्रेशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म भरते समय इससे कोई परेशानी आपको सामने नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो यस करें, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आपने उत्तराखंड से ही अपनी 10th और 12th पास करी है तो आप तभी इसको यस करें, वरना नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड के अंदर से ही पास करी है, मतलब उत्तराखंड से ही आपने पढ़ा है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन कहा जा रहा है कि आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य सेवा शस्त्र बल अर्ध सेवा जो आपकी सैन्य बल है उनमें कर्मचारी है, मतलब BSF ITBP, इनमें अगर कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं जो है उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब सिर्फ उत्तराखंड में ही है, तो वो लोग यस करें, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिनका ट्रांसफ़र जो है बाहर नहीं किया जा सकता, अगर ट्रांसफ़र बाहर हो सकता है उत्तराखंड से तो वो लोगों को नो ही करना होगा, वो लोग यस ना करें। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि इसमें भी सेम है कि आपके माता पिता सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से नियमित है, जिनका ट्रांसफ़र जो है उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, तो वो लोग यस करें। मतलब आपके माता पिता अगर सरकारी सेवाओं में हैं जिनका कि उत्तराखंड के अंदर ही सेवाएं रहेंगी, उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सपोज़ सरकारी टीचर है तो वो तो सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही पढ़ा सकते हैं, बाहर कोई अदर स्टेट में नहीं पढ़ा सकते। अगर केंद्र विद्यालय नहीं है तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सरकारी कर्मचारी आपके माता पिता या पत्नी या पति, तो आप यस करें, वरना नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। तो इसमें आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है कि आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन
सरकार का जो आपका लोक सेवा उपक्रम होता है, नियमित कर्मचारी हैं जिनका कि उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए भी ये रहेगा, तो आप लोग येस नो पढ़ के कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी ये आपने ऑप्शन देखे हैं यहाँ पे आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी, तो इनमें से एक ऑप्शन जो है आपका यस होना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सपोज आपने इसको भी नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, एक ऑप्शन यस होना चाहिए। सपोज आपका या तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप नाम लिखवा सकते हैं, या फिर आप उत्तराखंड से आपने पढ़ा हो, या फिर आपके माता पिता उत्तराखंड के अंदर ही सेवाएं दे रहे हो, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब आती है डोमिसाइल की बात। अगर आपके पास डोमिसाइल है तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप नो भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से यस भी कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होगी। तो काफ़ी लोगों का डोमिसाइल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको नो करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी कैटेगरी लिखें। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले काफ़ी लोग होंगे, उनके लिए मैं बता दूं, आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो रिन्यू होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और एक और जानकारी आपको दे दें, अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनाया है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो सही है या आपने फर्जी तरीके से बनाया है। तो इसमें अच्छे से बना ले, ये नहीं कि आपने पैसे दे के या कोई भी जुगाड़ लगा के बना दिया है, बाद में दिक्कत हो सकती है और काफ़ी लोगों को होती है। तो इसलिए आप लोग ईडब्ल्यूएस तभी लगाएं जब आपका सभी चीज़ें जो है आपने सही दी है, जो नॉर्म्स है वो आपने फॉलो करे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी वाला हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, कौन सी अथॉरिटी से हुआ है, सर्टिफिकेट नेम कब इशू हुआ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, इसी तरीके से कब तक वैलिड है। तो इसको अच्छे से पढ़ के, एक एक शब्द को पढ़ के अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर यस करें, अदर कैंडिडेट्स नो कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी के आश्रित हो गए, उनके लिए ये रहेगा ऑप्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रीडम फाइटर के लिए, तो अपने हिसाब से आप लोग यस नो कर सकते हैं। इसके साथ ही अनाथ बच्चों के लिए ये ऑप्शन रहेगा, अगर आपका पंजीकरण है अनाथ बच्चों में तो आप इसको यस करें, वरना नो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, तो दोनों बार आपको एक ही चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्तमान पता, मतलब जहाँ पे आप अभी स्थित हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया। इसके बाद होगा परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपका स्थायी बना है, मतलब स्थायी प्रमाण पत्र भी जो होता है वो बना है, या फिर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका सेम ही है, जहाँ पे आपका एड्रेस है, आपका वर्तमान भी और स्थायी भी सेम ही है, तो आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है। मतलब आपको यहाँ पे जो आपने एड्रेस डाला वो आपके आधार कार्ड के अनुसार ही है, वर्तमान पता, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान पता अगर आपके आधार कार्ड के अनुसार ही है, आप एक ही जगह पे है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है दोनों में एक ही एड्रेस आ जाएगा। कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस जगह का नाम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना पासवर्ड बना लें, जिसमें कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी जो है होना चाहिए। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डाल देना है, ये कोड को आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन में जो है सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, जो आपने आईडी बनाई थी और जो आपने पासवर्ड डाला था उसको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें लॉगिन की प्रोसेस को जो है करना होगा। तो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे देख लेना है, उस हिसाब से अपना कैप्चा कोड जो है लिखना है, सेम टू सेम जैसे कहा गया है। उसके बाद आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। अब आपको इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डालनी होगी, उसके बाद अपनी फोटोग्राफ डालनी होगी, पेमेंट करना होगा और फाइनल जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डालनी होगी। अपना हाई स्कूल कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा है, मतलब जो यूनिवर्सिटी थी, जो आपका स्कूल था वो कौन से राज्य में है, जैसे उत्तराखंड है। उसके बाद आपको अपनी जो है यूनिवर्सिटी लिख लेनी है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड अगर आपका रहेगा तो लास्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को
क्लिक कर देना है। सपोज अगर आपने KVS से करा है तो वो आप चेक कर लें, अगर आपने CBSE से करा है तो वो भी आप देख लें। कौन से ईयर में पास आउट करा था तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है कि जिस ईयर में आपने जो है पास आउट किया था, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहे थे, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आप टिक कर सकते हैं जो आपके 10th में रहे थे। जैसे आपका रहेगा साइंस रहा होगा, मैथ्स रहा होगा और इसके साथ ही हिंदी भी, इंग्लिश रहा होगा। तो अपने हिसाब से जो आपकी रिजल्ट में सब्जेक्ट थे उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट नहीं मिलते तो अदर के ऑप्शन में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, अगर कोई अदर सब्जेक्ट है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उस सब्जेक्ट का नाम और कितने अंक आपके प्राप्त हुए थे। तो अगर मार्क्स मिले थे तो मार्क्स लिखें, कितने आपके आए थे तो आप यहाँ पे अपने मार्क्स को जो है लिख सकते हैं। इसके बाद आप कितने में से आए थे तो वो टोटल लिख सकते हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा इसी तरीके से आपको अपनी 12th की क्वालिफिकेशन अब ऐड करनी होगी और इसके बाद आपको अपना इंटरमीडिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से भी आपने करा था। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा है, CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं और कौन से वर्ष में आपने पास आउट करा था तो वो वर्ष आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपके विषय क्या रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो विषय है उन विषयों को आपको चूज कर लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विषयों को चूज कर सकते हैं। इसके बाद कितने आपके जो सब्जेक्ट है वो रहे थे यहाँ पे आपने कर लिए। इसके बाद आपके जो मार्क्स है, रिजल्ट है, वो किस बेसिस पे थे तो वो आपको लिख लेना है, कितने मार्क्स आपके आए थे तो उस हिसाब से आपको जो है लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कितने में से आए थे वो भी लिख लेना है और आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह करा है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डिप्लोमा करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रहेगा वो 12th जो है मांगी गई है। तो हमने 2 क्वालिफिकेशन ऐड ऑन कर ली है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपने क्या सेवा दी है, जो आपका टेरिटोरियल आर्मी रहती है उसमें 2 साल की सेवा दी है तो यस करें, अगर नहीं दी है तो नो कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करें। तो अगर यस है तो आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं कब आपको मिला था। वैसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो इसमें जो है आपको एज में छूट मिलेगी और आपका जो हाइट है उसमें छूट मिलती है, चेस्ट में भी जो है छूट मिलेगी। तो आप इसको यस करें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो उसको नो कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, कहाँ पे आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना, तो उस हिसाब से आप लोग यस करें वरना नो कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख जाएंगी, ये डिस्ट्रिक्टों में आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। सपोज अगर नैनीताल करते हैं तो आपको एग्ज़ाम जो रहेगा वो हल्द्वानी में होगा। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर पाएंगे। कोई आपराधिक मामला तो नहीं है आपके उसमें तो आप इसको यस करें वरना नो कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्लैक लिस्ट तो नहीं करा है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगा लेना है और यहाँ पे जो है उस डॉक्यूमेंट का नंबर जो है मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट के ऑप्शन में जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। अब अब जो है आपको अपनी फोटोग्राफ को लगाना होगा। तो फोटो किस तरीके से लगेगी यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। फोटो का जो साइज रहेगा वो 150 बाई 200 रहेगा और सिग्नेचर का 150 बाई 100 रहेगा। इसके लिए आपको जो है गूगल में सर्च कर लेना है। आपको जो हाइट होनी चाहिए, जो विड्थ और हाइट होगी फोटो की, वो आप देख सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट में आप चले जाए, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अपनी जो विड्थ होगी उसको आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा और जो हाइट रहेगी फोटो की उसको भी आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को जो है अपलोड करनी होगी अपनी ऑनलाइन। उसके बाद जो है वो रिसाइज हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है और डाउनलोड के ऑप्शन में जो है क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है और आपको अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको अपनी ये फ़ोटो डाउनलोड हो गई, उसको आप रिसाइज़ कर लें। अब आपको जो है अपना सिग्नेचर को जो है अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होगी और यहाँ पे रीसेट करेंगे और इसको जो है 100 कर देंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से अपनी फ़ोटो को जो है लगाना होगा। तो उसके लिए आपको, तो इस तरीके से आप अपना सिग्नेचर को जो है लगा सकते हैं। आपने विड्थ लगा दी, हाइट लगा दी और डाउनलोड के ऑप्शन में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको सीधे चले जाना है अपना पेज में। यहाँ पे आप आ गए थे और यहाँ पे आपको जो है फाइल लगा देनी है जो आपने अभी सर्च करी थी। तो उस इसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना होगा कि आपने सभी जानकारियाँ जो है सही दी है। सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, सारे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जो भी आपने लिखा है
तो वो आपको सही तरीके से देख लेना है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिखेगा। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन में जो है आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा कि आपने सभी जानकारियाँ सही दी है, डिक्लेरेशन आपको करना होगा और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी और यहाँ पे आपका जो फ़ीस रहेगा वो किस तरीके से पे करना है, तो ये 310 रुपये का जो है आपको फॉर्म फ़ीस लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा वो आप किसी भी के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो यूपीआई जो है सिंपल रहता है, तो यूपीआई से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप जो है ओटीपी के थ्रू करते हैं, मतलब अगर आप स्कैनर के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे दूसरे फ़ोन से आप स्कैन कर सकते हैं या फिर इसी फ़ोन से आप इस स्क्रीनशॉट लेके इसका गूगल पे के थ्रू जो है पे कर सकते हैं। जो फ़ीस रहेगी वो 310 रुपये रहेगी जनरल के लिए और अदर कैटेगरी का जो है थोड़ा बहुत कम होगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है और इसका जो पेमेंट जैसे ही होगा आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसका एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनल जो है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।